आज के हमारे इस वीडियो में हम कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है और जो हिगल का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है उसका तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं। पिछले हमारे वीडियो में हमने कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के बारे में डिस्कस किया था। अब हम इस वीडियो में ये देखने का प्रयास करेंगे कि कार्ल मार्क्स जो है वो स्वयं ये कहते हैं हिगल की द्वंद्वात्मक पद्धति के बारे में कि मैंने यद्यपि जो द्वंद्वात्मक पद्धति है वो हिगल से ग्रहण की है, लेकिन मैंने हिगल की जो द्वंद्वात्मक पद्धति है उसको सिर के बल पाया था और उसको पैरों के बल खड़ा किया था। तो इस संबंध में वे स्वयं अपने शब्दों में कहते हैं। अब इस वीडियो में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है उसकी हम हिगल के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत से तुलना करने का प्रयास इस वीडियो में हम करेंगे। देखिए, मार्क्स ने हिगल की भांति ही अपने चिंतन का जो आधार है वो द्वंद्वात्मक पद्धति को बनाया है, किंतु उसकी इस पद्धति का आधार हिगल से एकदम भिन्न है, अलग है। यह उल्लेखनीय है कि कार्ल मार्क्स प्रारंभ से ही हिगल की द्वंद्वात्मक पद्धति से अत्यंत प्रभावित थे, लेकिन इसके साथ ही वह हिगल की द्वंद्वात्मक पद्धति में निहित प्रत्ययवाद के प्रति शंकालु भी थे। संभवतः इसका कारण यह था कि कार्ल मार्क्स ने एपिक्यूरस के भौतिकवाद पर शोध कार्य किया था और वह एक सीमा तक अपने समकालीन लुडविग फायरबैक के तार्किक भौतिकवाद से भी प्रभावित थे। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो भौतिकवाद का जो सिद्धांत है वो फायरबाग से ग्रहण किया था। हालांकि मार्क्स की दृष्टि में फायरबाग के भौतिकवाद में वैज्ञानिकता की कमी थी, लेकिन फायरबाग के चिंतन की भूमिका के बड़े प्रशंसक भी थे। उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट एक और हिगल की द्वंद्वात्मक पद्धति के प्रशंसक थे, वहीं वे दूसरी ओर भौतिकवाद के भी समर्थक थे। इस प्रकार उन्होंने हिगल की द्वंद्वात्मक पद्धति के साथ साथ अपने भौतिकवाद का संयोग भी किया और राजनीति विज्ञान में द्वंद्ववादी भौतिकवाद अथवा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है उसकी स्थापना की। यह कहना उचित होगा कि हिगल और मार्क्स दोनों ने ही द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया है, किंतु इन दोनों की द्वंद्ववादी पद्धति में निहित जो द्वंद्ववाद है उसका आधार सर्वथा भिन्न है, अलग है। जहाँ हिगल ने अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति का जो आधार है वो प्रत्यय यानी विश्वात्मा की चेतना को बनाया है, वहीं मार्क्स ने अपने द्वंद्ववाद का आधार पदार्थ या जो जड़ तत्व है उसको माना है। अतः हम हिगल के द्वंद्ववाद को कार्ल मार्क्स के द्वंद्ववाद से भिन्न समझ सकते हैं या भिन्नता के रूप में। इसी कारण जो मार्क्स हैं वो हिगल के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में कहते हैं कि मैंने कार्ल मार्क्स की जो द्वंद्वात्मक पद्धति है उसको सिर के बल प्राप्त किया था और उसको स्वयं पैरों के बल खड़ा किया। अब यदि हम इनकी तुलना करें दोनों के द्वंद्ववाद की, तो मार्क्स ने हिगल की भांति अपने चिंतन का जो आधार है वो द्वंद्वात्मक पद्धति को बनाया है, किंतु उसकी इस पद्धति का आधार हिगल से एकदम भिन्न है। यह उल्लेखनीय है कि मार्क्स प्रारंभ से ही हिगल की द्वंद्ववादी जो पद्धति है उससे अत्यंत प्रभावित था, किंतु इसके साथ ही वह हिगल की द्वंद्वात्मक पद्धति में निहित जो प्रत्ययवाद है उसके प्रति शंकालु भी था। संभवतः इसका कारण यह था कि मार्क्स ने एपिक्यूरस के भौतिकवाद पर शोध कार्य किया था और वह एक सीमा तक अपने समकालीन जो फायरबाग है उसके तार्किक भौतिकवाद से भी प्रभावित था। हालांकि कार्ल मार्क्स की दृष्टि में फायरबाग के भौतिकवाद में वैज्ञानिकता की कमी थी, लेकिन फिर भी वह भौतिकवाद के विकास में फायरबाग के चिंतन की भूमिका का बड़ा प्रशंसक था। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जहां मार्क्स एक और हिगल की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रशंसक था, वहीं दूसरी ओर भौतिकवाद का भी समर्थक था। इस प्रकार उसने हिगल की जो द्वंद्वात्मक पद्धति है उसके साथ साथ अपने भौतिकवाद का संयोग भी किया है और राजनीति विज्ञान में द्वंद्ववादी भौतिकवाद और द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद है उसकी स्थापना की है।
यह कहना उचित होगा कि हीगल और मार्क्स दोनों ने ही द्वंद्ववादी पद्धति को अपनाया है, किंतु इन दोनों की जो द्वंद्वात्मक पद्धति है उसमें निहित द्वंद्ववाद का आधार अलग अलग है। जहाँ हीगल ने अपने द्वंद्ववाद का आधार प्रत्यय या विश्वात्मा की चेतना को बनाया है, वहीं मार्क्स ने अपने द्वंद्ववाद का आधार पदार्थ जड़ तत्व को माना है। अतः हम हीगल के द्वंद्ववाद को द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद कहते हैं और मार्क्स के द्वंद्ववाद को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहते हैं। तो एक प्रकार से कार्ल मार्क्स की जो द्वंद्वात्मक पद्धति है उसको तो हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की संज्ञा देते हैं, क्योंकि वो जो कार्ल मार्क्स जो है वो अपने द्वंद्ववाद का आधार है वो पदार्थ जड़ तत्व को मानता है और हीगल है वो प्रत्यय विश्व आत्मा या जो चेतना है उसको मानता है। इसलिए हीगल का द्वंद्ववाद है वो द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद है और कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्ववाद है वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। हीगल और मार्क्स द्वारा अपने अपने द्वंद्ववाद का भिन्न भिन्न आधार स्वीकार किए जाने का एक निश्चित कारण है। वस्तुतः सृष्टि के मूल तत्व के बारे में उनके दृष्टिकोण हैं, उनमें भी आधारभूत अंतर है। हीगल ने सृष्टि का मूल तत्व है वो प्रत्यय या जो विश्व आत्मा की चेतना है उसको माना है, जबकि मार्क्स ने सृष्टि का जो मूल तत्व है वो पदार्थ को माना है। अतः हीगल ने अपने द्वंद्ववाद का आधार प्रत्यय को बताया है और मार्क्स ने पदार्थ को, क्योंकि प्रत्यय और पदार्थ अपनी प्रकृति में न केवल एक दूसरे से भिन्न हैं अपितु विरोधी भी। द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद तथा मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी एक दूसरे से न केवल भिन्न हैं अपितु एक दूसरे के विरोधी भी हैं। यह उल्लेखनीय है कि कार्ल मार्क्स स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि उसने हीगल की द्वंद्ववादी पद्धति है उसको अपनाया है, किंतु उसे हीगल के प्रत्ययवाद को स्वीकार नहीं किया है। यह कहना उचित होगा कि मार्क्स ने हीगल की द्वंद्ववादी पद्धति से हीगल के प्रत्यय को निकालकर उसमें अपना पदार्थ स्थापित किया है। मार्क्स का दावा है कि सृष्टि में प्रत्यय यानी विश्वात्मा की चेतना जैसा कोई तत्व है वो नहीं है, अतः प्रत्यय को सृष्टि का मूल तत्व भी नहीं माना जा सकता। उसका मत है कि सृष्टि का जो मूल तत्व है वो पदार्थ है, अतः पदार्थ को ही द्वंद्ववाद का आधार है वो बनाया जा सकता है। मार्क्स का आरोप है कि प्रत्यय को अपनाकर हीगल ने द्वंद्ववादी जो पद्धति है उसका एकदम उल्टा प्रयोग किया था और स्वयं उसने इस पद्धति का पूर्णतः सही प्रयोग किया है। इस बारे में मार्क्स का निम्नलिखित कथन अत्यंत प्रसिद्ध है। मेरा द्वंद्ववाद हीगल के द्वंद्ववाद से केवल भिन्न ही नहीं अपितु एकदम विपरीत है। मैंने देखा कि हीगल का द्वंद्ववाद है वो सिर के बल खड़ा है, मैंने उसे पैरों के बल खड़ा किया है। तो हम इसको संक्षेप में इस तरीके से समझ सकते हैं कि कार्ल मार्क्स ने जो द्वंद्ववादी जो पद्धति है वो हीगल से ग्रहण की है, लेकिन इसमें जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि हीगल है वो अपने द्वंद्वात्मक जो पद्धति है उसमें प्रत्ययवाद है वो उसको स्वीकार करता है, वो प्रत्यय को सृष्टि का मूल तत्व मानता है, विश्वात्मा की जो चेतना है उसको मूल तत्व मानता है। लेकिन कार्ल मार्क्स कहता है कि प्रत्यय या विश्वात्मा की चेतना जैसा कोई तत्व नहीं है, प्रत्यय को सृष्टि का मूल तत्व है वो नहीं माना जा सकता। सृष्टि का जो मूल तत्व है वो पदार्थ ही है और पदार्थ है उसी को द्वंद्ववाद का आधार है वो बनाया जा सकता है। तो ये एक प्रकार से मेजर डिफरेंस जो है वो हमने हीगल की जो द्वंद्वात्मक पद्धति है उसमें और कार्ल मार्क्स की जो द्वंद्वात्मक पद्धति है उसमें देखने का प्रयास किया है। अब यदि हम ये देखें कि कार्ल मार्क्स की जो द्वंद्वात्मक पद्धति है और हीगल की जो द्वंद्वात्मक पद्धति है उसमें कौन सी समानताएं हैं, तो इनमें कुछ मेजर समानताएं भी हैं दोनों की द्वंद्वात्मक पद्धति में। हीगल और मार्क्स दोनों ने ही अपने राजनीतिक दर्शन में द्वंद्ववादी पद्धति को अपनाया है। इस दृष्टि से उनके द्वंद्ववाद में निम्नलिखित समानताएं भी हैं। पहली जो समानता है वो ये है कि इतिहास की व्याख्या द्वंद्ववाद द्वारा ही संभव है। दोनों विचारक हीगल और मार्क्स ये मानते हैं कि द्वंद्ववाद की जो व्याख्या है वो इतिहास की जो व्याख्या है वो द्वंद्ववाद के द्वारा ही संभव है। हीगल और मार्क्स दोनों का ही मत है कि विश्व इतिहास को केवल द्वंद्ववादी जो पद्धति है उसके द्वारा ही समझा जा सकता है और केवल इसकी मदद से ही इतिहास की व्याख्या है वो संभव है। दूसरा बताया कि विकास का निश्चित क्रम है। दोनों ये मानते हैं कि विकास है वो एक निश्चित प्रक्रिया से होकर गुजरता है, संघर्ष और निषेध द्वारा विकास है वो होता है,
टेढ़े मेढ़े रास्ते के द्वारा होता है। दोनों ये मानते हैं कि समाज निरंतर परिवर्तनशील के दौर से गुजरता है और समाज में घटित इन परिवर्तनों के समूह को इतिहास की धारा अथवा इतिहास का विकास कहा जा सकता है। दोनों मानते हैं कि इतिहास का विकास द्वंद्व अर्थात संघर्ष द्वारा होता है। दो विरोधी तत्वों के आपसी संघर्ष एवं निषेध के परिणाम स्वरूप विकास होता है। तो दूसरी जो समानता है दोनों में, वो ये मानते हैं कि विकास है उसका एक निश्चित क्रम है, संघर्ष एवं निषेध द्वारा विकास संभव है और विकास है वो सीधे रास्ते से ना होकर टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर गुजरता है और दो विरोधी तत्वों के आपसी संघर्ष और निषेध के परिणाम स्वरूप ही एक प्रकार से विकास है वो होता है। विकास की प्रक्रिया के निश्चित चरण हैं। दोनों विद्वान मानते हैं कि विकास की जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों से होकर गुजरती है। पहली जो अवस्था है या चरण है वो वाद है, दूसरा चरण प्रतिवाद है, तीसरा चरण संवाद है। दोनों ही विद्वान ये मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था है वो वाद की होती है। इसमें कुछ अंतर्विरोध है वो निहित होते हैं जो विकसित होकर प्रतिवाद को जन्म देते हैं। इस प्रकार वाद से ही प्रतिवाद का जन्म होता है, किंतु अपनी प्रकृति से वाद एवं प्रतिवाद परस्पर विरोधी होते हैं और उनके बीच संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। वे एक दूसरे का निषेध करते हैं। परिणाम स्वरूप वाद और प्रतिवाद दोनों का ही अंत हो जाता है और एक नई अवस्था संवाद के रूप में उभरकर सामने आती है। उपयुक्त विकास प्रक्रिया से जो संवाद संश्लेषण प्राप्त होता है, कुछ समय बाद वह स्वयं वाद बन जाता है और उसे प्रतिवाद का जन्म होता है। अब पुनः वाद एवं प्रतिवाद में परस्पर विरोध, संघर्ष एवं निषेध की प्रक्रिया है वो होती है और एक नए संवाद की प्राप्ति होती है। दोनों विद्वान मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया उपरोक्त क्रम से लगातार आगे बढ़ती रहती है। अगला जो दोनों में समान बिंदु है वो ये है कि द्वंद्ववाद पूर्ण है वो और अंतिम सत्य है। दोनों विद्वान ये मानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि और उसके विकास एक अंग के रूप में मानव समाज के विकास को प्रकट करने के लिए द्वंद्ववाद की पद्धति स्वयं में पूर्ण है और इससे प्राप्त निष्कर्षों को अंतिम सत्य के रूप में हमें बात करें हिगल व मार्क्स के द्वंद्ववाद में असमानता की, तो हिगल और मार्क्स के द्वंद्ववाद की जो महत्वपूर्ण जो असमानता है वो मैंने आपको बताया है कि कार्ल मार्क्स स्वयं कहते हैं कि मैंने हिगल की द्वंद्वात्मक जो पद्धति है उसको सिर के बल पाया था और उसको पैरों के बल खड़ा किया, लेकिन दोनों वाद प्रतिवाद और संवाद के रूप में इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक जो पद्धति है और हिगल की जो द्वंद्वात्मक पद्धति है उसमें जो महत्वपूर्ण जो असमानता है वो ये है कि हिगल है वो विश्व आत्मा जो है उसको महत्वपूर्ण मानते हैं, चेतना को महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि इसके विपरीत कार्ल मार्क्स वो विश्व आत्मा या जो चेतना है उसको कोई स्थान प्रदान नहीं करते। वे जड़ पदार्थ जो है उसको परिवर्तन का आधार मानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने हिगल और कार्ल मार्क्स की जो द्वंद्वात्मक पद्धति है उसका तुलनात्मक अध्ययन किया है। आगे के वीडियो में हम इतिहास की आर्थिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, कार्ल मार्क्स के राज्य के संबंध में विचार, धर्म के संबंध में विचार, कार्ल मार्क्स की प्रासंगिकता, इन सब बिंदुओं पर क्रमशः आगे के आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।